अब 17 में से मात्र 2-3 सीटों पर ही डीएससी वर्ग के विधायक जीत कर जाते हैं। राजनीति में भी इनके पहुंच सबसे बड़ी होती है, अफसर 1 क्लास भी इनके सबसे ज़्यादा उनको ऊपर उठने का मौका मिलता है, तो उनको वो उसका स्वागत नहीं करते। ये एक गलत बात है। तो अपने छोटे भाई का साथ देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। किसी एक समुदाय का पक्ष लेके, एक समुदाय का यानी कि समर्थन लेके काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी विशेष समुदाय के दबाव में आकर काम ना करे। उस पार्टी को तय दिल से समर्थन देंगे जो यानी कि हमारे इस आरक्षण का लागू करने का काम करेगी। हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हरियाणा में किसान को SYL का पानी, भाईचारे में फूट तो जब हो, इनको बड़ा भाई होने के नाते इनका सहयोग देने का और इनके आरक्षण के मुद्दे को समर्थन देने का काम इनको करना चाहिए। राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह से अगर भाईचारा निभाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले टाइम में हम इनको राजनीति की सीटों में भी टक्कर देंगे। जब आरक्षण बंद हो गया तो इनके बच्चे इतने डबल से भी ऊपर आगे जाके लगे वैकेंसियाँ लेते हैं। ये भाई साहब पीछे धकेलने का काम है। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जी और गीता बुक्कल जी ने अपने मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र में भी ये रखना चाहिए कि डीएससी वर्ग को भाई इनका हक दिलाने का काम करेंगे। भैया जो रलका देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। मेरे साथ ऋषि राज जी हैं, बिरोड़ गांव तय 12 वाल्मीकि समाज के प्रधान हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था SC रिजर्वेशन में वर्गीकरण को लेकर, उसमें जिस तरीके से समाज में माहौल देखने को मिल रहा है, एक समाज नाराज़ नज़र आ रहा है तो दूसरा हमारा DSC समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बड़ी ही खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसको स्वीकार कर रहा है। ऋषि राज जी से जानेंगे कि हमारे वाल्मीकि समाज, हमारा DSC समाज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किस तरीके से देख सकते हैं। पहले भी ऋषि राज जी से हमने बात कराई है हमारे प्लेटफॉर्म पर। ऋषि राज जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि SC रिजर्वेशन जो है उसमें अब तक कुछ जातियों को फ़ायदा मिलता था ज़्यादा, और कुछ जातियां उसके कारण पीछे रह गई, समाज में वो आगे नहीं आ पाई। शैक्षणिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उनका पिछड़ापन यूं के यूं बरकरार है आज के दिन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जातियों के हिसाब से आरक्षण वर्गीकरण किया जाए, और वर्गीकरण करके भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्यू नहीं, राज्य सरकार अपनी मर्जी तय कर दें। पॉपुलेशन का हिसाब तय वर्गीकरण कराया जा, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। यानी कि अपने वाल्मीकि समाज और DSC समाज में और भी घनी जातियाँ हैं, वो इस आरक्षण से तबका तो था अधिक आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वास्तव में धरातल के ऊपर वो पिछड़ रहे थे। कुछ चुनिंदा जातियाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उनको फ़ायदा मिल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आप धरातल पर किस तरीके से देखते हैं? मैं पकड़ लूँ। देखिए रिपोर्टर महोदय, आपका कथन सही है। वैसे तो यानी कि भारत देश में आरक्षण 1952 से लागू हो गया था, लेकिन जब से हरियाणा पंजाब से 1966 में अलग हुआ, हरियाणा में आरक्षण का लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया था। और इसमें यानी कि 1966 से लेके और 1994 तक एक तरफा आरक्षण का बेनिफिट एक विशेष समुदाय को प्राप्त हुआ, जो कि यानी कि दूसरे जो आरक्षण के SC समाज के जो वर्ग थे उनको बेनिफिट ना के बराबर मिला। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि समाज में सबको बराबर यानी कि प्रोग्रेस करने का, ऊपर उठने का और अपना भविष्य सुधारने का हक बराबर दिया जाए। और इसमें अगर कोई वर्ग नाराज़ होता है तो वो वर्ग नाराज़ ना हो के अपने दूसरे पिछड़े, वंचित, दबे कुचले वर्ग के जो दूसरे लोग हैं, दूसरे वर्गों के लोग हैं, उनको सहृदय से, बड़ी खुशी से उनको साथ लेने का काम करना चाहिए। उससे नाराज़गी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है।
तो आपने थोड़ी समस्या इस मुद्दा ने समझ में आ रही होगी। मैं और थोड़ा इसने खोलना चाहूँगा कि डीएससी समाज जिस तरह अपना ऋषि राज भाई साहब है, अपने वाल्मीकि समाज है, और भी करीब मेरे ख्याल में 36 जातियाँ हैं। तो ये ऋषि राज भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरीके से पिछड़े और पिछड़ेपन का कारण क्या था ऋषि राज भाई साहब। लोग यही पूछना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात सिद्ध हुई कि हमारा डीएससी समाज पिछड़ा रहा, उसका कारण आपको क्या लगा और कितना पिछड़ा रह गया? क्या वास्तव में कुछ जाति आरक्षण का फ़ायदा लेके आज के दिन इतनी आगे चली गई कि दूसरी जातियाँ वो एक तरीके से उनकी अधिकारों की अवहेलना हुई है? जी भाई साहब, ये बड़े खेद के साथ बताते हुए हमें मतलब बड़ा दुख हो रहा है कि यानी कि आप ये जो एससी समाज है इसमें 39 जातियाँ थी जी। जो कि इनका बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि जो चमड़े का काम करते हैं वो एससी बी कैटेगरी में, और जो चमड़े का काम नहीं करते वह जातियां एससी ए वर्ग में यानी कि सम्मिलित की गई, जिसमें यानी कि 37 जातियां हैं जो यानी कि डीएससी आप जो कह रहे हैं डीएससी वर्ग में शामिल हैं 37। बाकी 2 जातियां जो चमड़े का काम करती हैं जो यानी कि बड़ी जातियां हैं, और उनको ही यानी कि आरक्षण का एक तरफा एक छत्र राज इनका रहा है। आरक्षण से नौकरियों में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इन्हीं का यानी कि वर्चस्व कायम रहा है। और ये एक तरफा वर्चस्व यानी कि ना रहे, इसलिए अब यानी कि लगभग 1 महीने भर पहले 2 अक्टूबर को क्या नाम है 7 जजेज की बैठक जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ के अध्यक्षता में बनाई गई, जिसका ये फैसला है कि आरक्षण को यानी कि सब कैटेगरी के आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। वैसे तो 1966 में के बाद हरियाणा सरकार में आरक्षण लागू हो गया था, लेकिन यानी कि हमारे समाज से आईपीएस अधिकारी सारवाण और वाल्मीकि कम्युनिस्ट उसके पार्टी के चीफ रहे हैं बनारसी दास जी, उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई थी और इसको उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के संज्ञान में प्रस्तुत किया गया और 1992 यानी कि 92 में इसका उनको भजनलाल जी को इससे अवगत कराया गया। भजनलाल जी ने पंजाब के सरदार गुरप्रीत सिंह जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनको इसका कार्यभार सौंपा गया कि जाति के आधार पर लिस्टेड किया जाए कि कितने % लोग जाति के आधार पर पढ़े लिखे हैं और किस जाति के कितने लोग यानी कि सरकारी बड़े पदों पर या सरकारी पदों पर आरक्षण का बेनिफिट लेके भर्ती हुए हैं। मतलब आंकड़े निकाले गए। जी 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 जी। तो भजनलाल जी के आदेश के अनुसार जब यानी कि सरदार गुरप्रीत सिंह जो जज थे, उन्होंने यानी कि जब आंकड़ा प्रस्तुत किया तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला आंकड़ा था कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ग का वर्चस्व कायम था हर तरह से और उसी को बेनिफिट प्राप्त हो रहा था। इसके आधार पर भजनलाल सरकार ने भी यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के का अनुसरण करते हुए और आरक्षण को 1994 में यानी कि सब कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, जिसमें 37 जातियाँ एससी ए वर्ग में और 2 जातियाँ एससी बी वर्ग में सम्मिलित की गई। तो 94 में जब यो
ऋषिराज जी ने बताया ये आरक्षण डीएससी समाज के लिए भी लागू हो गया था, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एससी समाज में जितनी भी जातियां हैं उनको हम अलग अलग नहीं मानेंगे, उन सबको एक जातियों का समूह ही हम मानेंगे, इसलिए जातियों के हिसाब से आरक्षण नहीं देंगे। तो जिन राज्य सरकारों ने अलग अलग समाज को दे रखा था वो कैंसिल हो गया, और अब वो अपने आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि उनके पास तथ्य है। जो तथ्य जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उस आंकड़े अगर आप प्रस्तुत करना चाहें, कितनी नौकरियां टोटल भर्ती की गई, तो उसमें कितनी किस समाज को कितनी मिली, और हमारा डीएससी समाज या दूसरा समाज जो है उनको किस तरीके से प्रतिनिधित्व था। देखिए भाई साहब, यानी कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने यानी कि 1974 में अपना वर्गीकरण, इसका आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया था, एससी समाज के जो आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया था, उसी के बेस पे भजनलाल सरकार ने भी 2 अक्टूबर को करनाल के भूमि पर यानी कि आरक्षण को डिस्ट्रीब्यूशन करने का, बंटवारा करने का वो किया, काम किया 94 में। जी 94 से 11 साल तक ये लागू रहा। फिर यानी कि इसको ये आरक्षण को कोर्ट में पिटीशन दायर करके और इसको बंद करवा दिया गया, और अब ये फिर से यानी कि 7 जजों की जो पीठ है उसने इसको लागू कराया है। जब गुरप्रीत सिंह जस्टिस ने वो आंकड़े पेश किए 94 में, वह आंकड़े इस प्रकार थे जो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। उस टाइम यानी कि सिर्फ चमार कास्ट है जो, यानी कि एससी ए वर्ग नहीं, एससी बी वर्ग के 1 क्लास अफसर थे, वो थे एससी 1 क्लास के 147 टोटल भर्तियाँ थी, टोटल 1 क्लास अफसर लगे थे, जिसमें डीएससी वर्ग के मात्र 21 147 में 21 थे। हाँ, मात्र 21 ऑफिसर 1 क्लास के एससी डीएससी वर्ग के थे, और बाकी एससी बी वर्ग के 126 थे। और जी क्लास 2 जो अफसर थे वो टोटल भर्ती हुए थे उस टाइम तक 399, जिसमें से डीएससी वर्ग के 31 और 366 एससी बी वर्ग के थे। एससी बी जिसमें सिर्फ 2 ही प्रमुख जातियां हैं। हाँ जी 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 जी। और क्लास 3 में 18,454 पद थे, जिनमें से 1,608 डीएससी वर्ग के और 16,864 पर एससी बी वर्ग मतलब अपना वर्चस्व कायम किए हुए था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। एक तरफा आरक्षण का राज इनको मिला हुआ था। आप राजनीति में देखो भाई, हरियाणा में लगभग 17 सीट रिजर्व है एससी कैटेगरी के विधानसभा के लिए। अब 17 में से मात्र 2-3 सीटों पर ही डीएससी वर्ग के विधायक जीत कर जाते हैं, और वो यानी कि होते हैं। बाकी तो यानी कि 15-16 मैक्सिमम एससी ए बी वर्ग के पाए जाते हैं। मतलब ऋषिराज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि जो आंकड़े बताए हैं, इन आंकड़े तो आपका दिमाग में कोई चीज़ ना घुसे, तो अपने जितने रिजर्व सीट बताए उन रिजर्व सीट में आता है कौन कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपना ही अजज रलकाए की आप जिक्र कर लिया। रिजर्वेशन वही बात है, एससी समाज में तो आप भी आओ हो, जैसी रिजर्वेशन और जातियाँ भी आओ हो, लेकिन एक समाज की तरफ से लगातार विधायक बनता आ रही है, दूसरे समाज को मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसे ही और भी हैं। ऋषिराज भाई साहब ने बताया पॉपुलेशन तो लगभग आपकी भी बहुत ज़्यादा है, आपका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए वो क्या ऐसा है भाई साहब, हरियाणा सरकार में जो वोट बैंक है उसमें 22-22.5% जाट समुदाय का वोट बैंक सबसे बड़ा है। उसके बाद एससी समुदाय का 21% कुछ पॉइंट वोट बैंक है, जिसमें यानी कि 10% 9.5% एससी बी वर्ग का है, और बाकी 11-11.5% एससी ए वर्ग का है। तो चौंकाने वाले लागण आधे से भी ज़्यादा हैं हम तो। जी जी जी।
SC A वर्ग में कास्ट आती हैं, वाल्मीकि आती है, धानक आते हैं, खटीक आते हैं, ओड आते हैं, ढे आते हैं, कानबेली आते हैं, ऐसे सब छोटी छोटी ओड आते हैं। और जी क्या नाम है आपके ये बहुत अन्य जो 37 जातियाँ हैं छोटी छोटी, जो सब मिला के SC DSC वर्ग में शामिल है। तो DSC वर्ग का भी हक है कि एक समुदाय एक वर्ग विशेष के साथ उनको भी प्रोग्रेस करने का हक दिया जाए और आरक्षण का उनको भी यानी कि बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि एक समुदाय को बेनिफिट मिले। राजनीति में भी इनके पहुंच सबसे बड़ी होती है, अफसर 1 क्लास भी इनके सबसे ज़्यादा, और भी इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और जी नौकरी के क्षेत्र में, हर फील्ड में इनको एक दूसरे से सहयोग प्राप्त होता है और दूसरे पीछे रहते रहते रह जाते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं। इसलिए अब भी गवर्नमेंट ने अपने उस पिछले जो आरक्षण हटाया गया था उस न्याय को बदलते हुए अब दोबारा फिर से यानी कि न्याय की ये 7 जजों की पीठ ने ये घोषणा की है कि भाई DSC वर्ग को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए और वर्गीकरण जाति के आधार पर आरक्षण का होना चाहिए। अब सारी समीकरण ऋषिराज जी ने बता दिया। अब 2 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल तो मैं लोगों के बीच जाता हूँ, वो यही कहते हैं ऋषिराज भाई साहब कि DSC समाज को अगर वर्गीकरण करके आरक्षण देना ही है तो क्यों ना आरक्षण की लिमिट बढ़ा के बाद में DSC समाज को अलग था 10% आरक्षण दे दो। इस आरक्षण के अंदर आरक्षण दे करके आप दो हमें लड़ाना चाहते, मतलब जिस तरह बात बंद भी हुआ उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला, ये बात निकल कर सामने है। लेकिन DSC समाज तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेलकम कर रहा है। वो जिस तरीके से एक समाज कह रहा है कि हमारा आरक्षण के साथ खिलवाड़ करना या वर्गीकरण करना लड़ाने की कोशिश है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई साहब, ये जो है मानसिकता इनकी गलत है। हमारे समाज ने SC वर्ग ने जब महिला आरक्षण लागू हुआ उसका भी हमने भी और पूरे SC वर्ग ने खुल के समर्थन किया था, उसका मतलब बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की थी। दूसरी तरफ से जो भी आरक्षण जैसे आरक्षण इनको मिला कि भाई स्वर्ण वर्ग में भी कुछ गरीब जो लोग हैं उनको भी 5-10% आरक्षण मिला, उसका भी सब ने स्वागत किया। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हमारे SC समाज में एक समुदाय ऐसा है जो दूसरा समुदाय को जैसे उनको ऊपर उठने का मौका मिलता है तो उनको वो उसका स्वागत नहीं करते। ये एक गलत बात है। उनको भी अपने मान लो सपोज करो छोटे भाई हैं तो अपने छोटे भाई का साथ देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। और ये तो बहुत ही गलत बात है कि भारत बंद का इस तरह का ये यानी कि एक हाउ हुल्लड़ करना बहुत गलत है। जब सम्मानित न्यायपीठ ने और इतनी उसमें देख रेख करके और ये आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन का बंटवारे के लिए कानून बनाया है तो इनको सबको सहृदय से उसका स्वागत करना चाहिए। और पैमाना भी दिया उन्होंने, ये नहीं कि ऐसे ही मनमर्जी से करना है पॉपुलेशन के हिसाब से। देखिए भाई साहब, रहा बंटवारा यानी आरक्षण बढ़ाने का बाद टोटल 54% के आसपास आरक्षण क्या है लागू कराया गया सब कैटेगरी में। महिलाओं में भाई BC वर्ग में 7.5%, SC वर्ग में 20%, इस तरह से 54-54.5% के समथिंग आरक्षण हो गया है। इसमें वर्गीकरण के हिसाब से जब 94 में यानी कि आरक्षण की 2 कैटेगरी बढ़ाई गई A और B, उस टाइम 10% B वर्ग को दिया गया आरक्षण और 10% A वर्ग को दिया गया। 20% जो टोटल आरक्षण था उसमें से, उसके आधार पे ही ऐसे ही पंजाब सरकार ने कर रखा है। और ऐसे ही अब यानी कि उनके आधार पर हरियाणा में भी 10% से ऊपर इनकी हिस्सेदारी है DSC वर्ग की, तो उनको 10% आरक्षण का गवर्नमेंट को हक है। रही बात BJP की गवर्नमेंट की, अब 1 महीने के आसपास हो गया BJP वर्ग सरकार ने, अभी उनकी सरकार थी, BJP के मुख्यमंत्री या किसी और सम्मानित पदाधिकारी या विधायक महोदय ने किसी ने ये नहीं कहा कि भाई 1 महीना हो गया आरक्षण
के लिए जब गवर्नमेंट ने यानी कि कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने यह आरक्षण के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू कर दिया, तो हम इन भाइयों को आरक्षण देने का काम करें। मैं आपको बताना चाहूँगा या मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। नायब सैनी जी ने अभी ही कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हम आरक्षण वर्गीकरण करके देंगे। मैं उनका वीडियो भी आपको दिखा दूंगा। मंत्रिमंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नौकरियों में अनुसूचित जाति के कोटे में वर्गीकरण के संबंध में हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की जो रिपोर्ट थी वो आज रखी गई। उस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया, और लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है कांग्रेस पार्टी के साथ। हमारी मैडम गीता भुक्कल का ना तो अब तक कोई स्टेटमेंट आया है, उनसे पूछते हैं तो ना तो वो क्लियर जवाब दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो केंद्र में आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके हिसाब से देंगे। आप मैं देखो वो किसी एंगल से कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो, ये तो क्लियर तो बात पूरी तरीके से तो बीजेपी की तरफ से भी नहीं आई है, न कांग्रेस की तरफ से आई है। हम एक मुश्त पूछना चाहते हैं आपसे, जो पार्टी इस आरक्षण को, डीएससी आरक्षण को, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लागू करेगी, आपका साथ उसके साथ कैसे होगा? और जो नहीं लागू करेगी या फिर कहेगी कुछ दिन बाद हम अपने तरीके से लागू करेंगे, उस पर आप सबका क्या समीकरण होगा? देखिए भाई साहब, जो ये कोई भी पार्टी हो, सबको कोई समुदाय वंचित है, पिछड़ा है, दबा कुचला है या आम जनमानस की कोई परेशानी है, तो हर पार्टी के विधायक और सांसदों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए यानी कि कोई ऐसा कानून या ऐसा लॉ लागू किया जाए जिससे उसका विकास हो जाए। किसी एक समुदाय का पक्ष लेके, एक समुदाय का यानी कि समर्थन लेके काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि भजनलाल सरकार ने तो यानी कि लागू कर दिया, उसके बाद जब हुड्डा सरकार आई उसमें यानी कि शैलजा जी के साथ लगभग 12-13 विधायक थे जिन्होंने भूपेंद्र सरकार पे दबाव डाला कि आरक्षण को यानी कि जो पिटीशन दोबारा लागू करना चाहिए थी, क्योंकि हम खुद डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन एक विपक्ष के मुद्दे से नहीं लगा सकते थे, सरकार ही पिटीशन लागू कर सकती थी। हमने भूपेंद्र जी की सरकार को यानी कि अवगत कराया, लेकिन वो काम शैलजा जी के प्रभाव में, शैलजा जी के दबाव में आकर के उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी विशेष समुदाय के दबाव में आकर काम ना करे, जनसाधारण के विकास और उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करने का काम करे। ये हम डीएससी वर्ग के सभी जातियां इस पर हम यानी कि कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, हम उसको यानी कि उस पार्टी को तय दिल से समर्थन देंगे जो यानी कि हमारे इस आरक्षण का लागू करने का काम करेगी। दो टूक बात। दूसरी ये है कि ये जो आरक्षण की लाइन है ना, ये जो SC A और SC B वर्ग हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हरियाणा में किसान को SYL का पानी की आवश्यकता है, एक जीवन लाइन है वो। इसीलिए इन DSC वर्ग के लिए ये आरक्षण एक जीवन लाइन है, वो प्रोग्रेस करने के लिए और वो उसके लिए। जैसे यानी कि कोर्ट ने यानी कि SYL का पानी हरियाणा को दे दिया, लेकिन अभी तक मिला नहीं, खाली कागजात में, कागज कार्रवाई में ही है। ऐसे ही इस आरक्षण का लाभ सिर्फ एक समुदाय को मिलता है, न कि DSC वर्ग को। ऋषिराज जी का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, पर यह नहीं है कि इसको लटका कर राजनीतिक मुद्दा बनाकर यूं ही खींचता रहो और शोषण एक समाज का यूं ही होता रहो। और समाज के लिए भी ऋषिराज जी का ये निर्देश है कि भाईचारे के साथ बड़ा दिल दिखाकर, और जितने भी अनुभवी लोग हैं दूसरे समाजों में भी, वो तो कह रहे हैं कि देखिए होना चाहिए। यंगस्टर्स को, नई पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है, भाईचारे के साथ सबको प्रतिनिधित्व के साथ मिलेगा वो तो जिसकी जिसकी जनसंख्या है। ये नहीं कि उनका छीन करके आप ले लोगे, आप सिर्फ अपना हक ले रहे हो। और प्रदर्शन भी DSC समाज कर रहा है, मैंने शहर में देखे और भी इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमारा हक जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके साथ वेलकम हो रहा है। भारत बंद के बाद ये तस्वीरें भी दिखी हैं। देखिए भाई साहब, प्रदर्शन जो अभी 21 तारीख को हुआ भारत बंद का,
इसमें पहले तो यानी कि भीड़ काफ़ी थी, इस बार कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप है। लोग समझ चुके हैं कि ये अपना हक है इनका और इस हक से इनको वंचित ना किया जाए। दूसरा, हमारा डीएससी समाज भी अब इन लोगों की यानी कि चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता। ये कहते हैं कि हमारा समाज का वर्गीकरण हो गया, बंटवारा हो गया, हमारे भाईचारे में फूट होगी। भाईचारे में फूट तो जब हो, इनको बड़ा भाई होने के नाते इनका सहयोग देने का और इनके आरक्षण के मुद्दे को समर्थन देने का काम इनको करना चाहिए, ना कि इनको पीछे धकेलने का काम करना चाहिए। एक आरक्षण को खुद लूट करके अपनी वर्ग के लिए यानी कि प्रोग्रेस करने का काम ना करें, सबको साथ लेने का काम करें। एक बड़े भाई होने के नाते जैसे राम और लक्ष्मण की यानी कि भाई और प्रेम था, भाईचारा था, उसी तरह से न कि विभीषण और यानी कि बाली ने विभीषण को उसका सब कुछ छीन भी लिया, घर से भी निकाल दिया और उसको हर तरह से प्रताड़ित किया। उस तरह का काम ना करें। राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह से अगर भाईचारा निभाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात, अब डीएससी वर्ग समझ चुका है आने वाले समय में, अब ये 2024 के इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन आएगा यानी कि 29 में, उस टाइम अगर ये हमारे खिलाफ खड़े होंगे ये यानी कि SC वर्ग के लोग, तो आने वाले टाइम में हम इनको राजनीति की सीटों में भी टक्कर देंगे और इनको ये नहीं है कि इनसे किसी तरह से पीछे नहीं है। यानी कि जब 11 साल आरक्षण का वर्गीकरण रहा, उस टाइम पे का आंकड़ा मैं देता हूँ कि हमारे डीएससी समाज के बच्चों ने शिक्षा और यानी कि नौकरी में कितना परफॉर्मेंस दिखाया, वो उसका आंकड़े में अभी पेश करता हूँ। ये समाज ये नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे बच्चे किसी से कम पढ़ते लिखते हैं, इनमें एबिलिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको खाली इन वर्ग से दबाने का, पीछे हटाने का काम किया गया है। उसके आंकड़े इस प्रकार से हैं कि जो 11 साल में जो वर्गीकरण हुआ उसमें कुल टोटल यानी कि क्लास 1 73 लगे। 73 में से 37 डीएससी वर्ग के लगे और 36 SCB वर्ग के लगे। और जी क्लास 2 में 770 भर्तियाँ हुई, जिसमें 385 SC वर्ग के लगे और 385 SCB वर्ग के लगे। और C कैटेगरी में 11,794 भर्तियाँ हुई, जिसमें 6,017 यानी कि SC वर्ग ने ली और 5,700 SCB वर्ग ने ली। इसमें बराबर मिला, बराबर से भी यानी कि आगे हमारे बच्चों ने यानी कि क्वालिफिकेशन के आधार पे अपना दमखम दिखाया और इनसे भी ज़्यादा पद लेने का काम किया। तो भाई साहब ये नहीं है कि ये बच्चे प्रतिभा नहीं है पर। और इसी तरह से जब आरक्षण को फिर बंद कर दिया गया तो 2017 का आंकड़ा है जी, क्लास 1 में 782 पोस्ट भरी गई, जिसमें SC वर्ग में 267 बच्चे लगे और SCB वर्ग में 515 लगे। कितना फ़र्क हो गया। C और क्लास 2 में 4,506 भर्तियाँ हुई, जिसमें 1,201 वैकेंसी SC वर्ग को और 3,305 वैकेंसी SCB वर्ग को मिले। क्लास C में मिली 30,874 भर्ती हुई, जिसमें 10,867 बच्चे SC वर्ग के लगे और 20,007 बच्चे SCB वर्ग के लगे। तो ये है क्या कि भाई यानी कि 11 वर्ष जब आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, उस टाइम पे हमारे बच्चों ने इतनी प्रतिभा दिखाई और उनको टक्कर दी हर क्षेत्र में। और यानी कि जब आरक्षण बंद हो गया तो इनके बच्चे इतने डबल से भी ऊपर आगे जाके लगे वैकेंसियाँ लेते हैं। ये भाई साहब पीछे धकेलने का काम है, प्रशासन का, राजनीति का दबाव, शिक्षा का दबाव, हर क्षेत्र में दबाव का आभार है। तो भाई ऋषिराज जी ने बिल्कुल आंकड़ों के साथ दिखाई और जो तस्वीरें दिखाई वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा भी दूंगा। जो ऋषिराज जी ने आंकड़े पेश किए हैं, सबसे तौर पर यही कहना है समाज से भी और राजनीतिक पार्टियों से भी कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को लागू करें और समन्वय के साथ, शांति के साथ, सामंजस्य के साथ लागू करें। और आखिरी
हमारी विधायक गीता बुक्कल जी को भी और हमारी यहाँ से सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। देखिए आपने समर्थन किया था, वो वीडियो गई थी उस समय पर, आपने बिल्कुल समर्थन दिया था। आज उनको आपने बना दिया, समाज ने सहयोग भी दे दिया, आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उनका स्टैंड मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वर्गीकरण को, हाँ या ना में मैडम गीता बुक्कल जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जवाब दें या न दें। देखिए भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी और गीता बुक्कल जी ने अपने उसमें यानी कि अपने घोषणा पत्र में भी ये रखना चाहिए कि डीएससी वर्ग को भाई इनका हक दिलाने का काम करेंगे और इनको बड़ा सहयोग और हम उम्मीद रखते हैं कि सांसद भाई दीपेंद्र भाई हुड्डा जो कि छत्तीस बिरादरी के दबंग और युवा और भारत के श्रेष्ठ क्या नाम सांसद रहे हैं और बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि ये हमारी डिमांड को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिराज के विचार सुने, वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हुआ। अगर कोई बात छूट भी गई हो आप कमेंट करके बता सकें। ऋषिराज जी से हम फिर से मुलाकात कर देंगे। आपने हमारे विचार सुने, ऋषिराज जी के सुने, कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद ऋषिराज। धन्यवाद।